एवरीवन, मैं डॉक्टर पुष्पा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शैक्षिक नियोजन। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही है। लेकिन इस सीखने के पीछे हम ये देखते हैं कि उसकी एक प्लानिंग रहती है कि मुझे क्या करना है, आगे मैं क्या करूँगा और किस प्रकार से करूँगा। तो इस हेतु अगर हम देखें तो शिक्षा जो है वो योजना बनाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ऐसे ही अगर हम शैक्षिक प्रक्रिया में अगर हम नियोजन कर लें, कोई ऐसी प्लानिंग कर लें, तो हमारी जो शिक्षा की जो प्रक्रिया भी है वो एक सुदृढ़ तरीके से हमारे जीवन में लागू हो पाएगी और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इस हेतु अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नियोजन से क्या अभिप्राय है। नियोजन, जैसा कि सभी हम जान रहे हैं कि प्लानिंग, किसी भी कार्य को करने के लिए हम बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अब प्लानिंग के लिए ज़रूरी है कि हम उसमें कैसे एक निश्चित प्रतिमान को बनाएं, एक नीति बनाएं, क्रमबद्ध उसकी व्याख्या करें, तब जाकर के वो नियोजन बनता है। और किसी निश्चित अगर हम प्रतिमान में हम कोई ऐसी पॉलिसी डालें, अगर शिक्षा के परिवेश में हम देख रहे हैं तो हमें कोई पॉलिसी ही बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम शुरुआत के पॉइंट से लेकर के लास्ट तक के पॉइंट्स के बारे में हम सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा ही होगा कि हमारा न्यू एजुकेशन प्लान कैसे हम प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक हम गए हैं। तो ये बिना प्लानिंग के संभव नहीं है। तो प्लानिंग अगर शैक्षिक परिवेश में ही अगर हम देखेंगे तो उसके लिए भी एक नियोजित प्लान की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, कुछ एक्सपर्ट्स ने, जो विद्वानों ने हैं, उन्होंने भी इस विषय में अपने जो विचार व्यक्त किए हैं। तो उसमें ग्रियोगरी ने भी दिया है कि चयनित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो संसाधनों को हम व्यवस्थित करने का जो प्रयास करते हैं वो एक प्रोसेस, एक उद्देशीय प्रक्रिया के रूप में रहता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो कन्फ्यूशियस ने भी कहा है कि जो व्यक्ति बहुत पहले से विचार और नियोजन करता है वह अपने द्वार पर ही संकट को उपस्थित पाएगा। यानी कि अगर वो प्लानिंग सही तरीके से नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली उसको अपने रास्ते में कई ऐसे पड़ाव आएंगे जहां पर उसको ऐसा लगेगा कि अगर ये प्लानिंग सही होती तो शायद मैं अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाता। इस विषय में बहुत अच्छा वक्तव्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा था, जो देश प्रगति करना चाहता है वो सैकड़ों ढंग से कर सकता है, इसलिए हमें प्राथमिकताओं की क्रमबद्धता को ध्यान रखना होगा और हमारी वरीयता में प्रथम क्या है, द्वितीय क्या है, तृतीय क्या है, इन सभी बातों का समावेश करके जब हम चलेंगे तभी हम किसी उद्देश्य पर पहुंच पाएंगे। इसी कड़ी में अगर मैं आगे देखूं तो अब शैक्षिक प्रक्रिया में हम प्लानिंग कैसे करें, क्योंकि देखिए देश के विकास में प्लानिंग बहुत से एरिया में होती है। लेकिन अगर सिर्फ हम शिक्षा के परिवेश में हम देखें तो शिक्षा को भी जब तक एक नियोजित तरीके से हम प्लान में नहीं लाएंगे, नियोजित प्रक्रिया को एक सही रूप में नहीं देखेंगे, तो हम शायद शैक्षिक परिवेश में भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इसका अभिप्राय ही यही है कि शिक्षा जो है एक व्यवस्थित विकास और उसकी योजना बनाना ही हमारे लिए शैक्षिक नियोजन है। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो एक चीनी कहावत भी है कि यदि आपको 1 वर्ष के लिए योजना बनानी है तो आप अनाज बोइए, यदि आपको 10 वर्ष के लिए योजना बनानी है तो आप पेड़ लगाइए, और यदि आपको 100 साल के लिए योजना बनानी है तो आप आदमी तैयार करिए। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल चीनी कहावत में कहा गया है कि ईयरली अगर हम देखें तो हर साल हम अनाज बोते हैं और फिर वो यूज़ हो जाता है और फिर हमें अनाज को बोना पड़ता है। इसी तरह से अगर पेड़ का हम कहें तो 10 वर्षों तक कोई भी पेड़ फल प्रदान करता ही है, उससे ज़्यादा भी करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को बनाते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी, हम कहते हैं ना कि व्यक्ति को बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए, जिससे कि उसकी आने वाली
पीढ़ी सुधर जाए। तो ये बहुत ही अच्छी कहावत एक तरह से देखा जाए तो ये प्लानिंग को भी, एक अच्छी प्लानिंग को भी दर्शा रही है कि यदि आप सही तरीके से प्लानिंग करेंगे तो आपकी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसका लाभ उठाएगी। इसी विषय में ब्लेंज ने भी कहा था कि भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के निर्णयों की सूची के निर्माण की प्रक्रिया को ही शैक्षिक नियोजन कहते हैं। यानी अगर हम शैक्षिक परिवेश को में जा रहे हैं तो शैक्षिक दृष्टिकोण को अगर हम ध्यान में रखें तो शैक्षिक दृष्टिकोण को देखा जाए तो उसमें आने वाली क्या प्रक्रिया होंगी, उसमें कैसी समस्याएं आ सकती, उन समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। तो शैक्षिक नियोजन हमें शिक्षा के परिवेश में सही नियोजित तरीके से कार्य करना दर्शाता है। अब इसी कड़ी में अगर हम शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य में अब हम देखें तो शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना, यानी शैक्षिक परिवेश के लिए जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया निर्धारित करना भी हमें शैक्षिक नियोजन ही सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने शिक्षा के लिए जो भी हमने प्लानिंग करी कि हम भविष्य में क्या बनना चाहेंगे, हमें क्या करना है, तो उसके लिए प्राथमिक जो तैयारी है वो तैयारी जब तक नहीं होगी तब तक हमारा अंत में वो उद्देश्य तो हमें नहीं प्राप्त हो पाएगा ना। अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए हमें ज़रूरी है ना कि विषय का चयन हम ऐसा करें, हम अपने शिक्षा को इस तरह से निर्धारित करें कि हमें आगे क्या करना है और उस परिवेश को देखते हुए कि हमें इसके लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, क्या करना होगा, तभी हम डॉक्टर बन पाएंगे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रही हूँ। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूरी है कि उस लक्ष्य के लिए जो भी हमारे सामने कार्य हैं उनको वन बाय वन हम निर्धारित करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो नियोजन का उद्देश्य ही ये रहता है कि जो भी शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित हुए हैं उनसे संबंधित सारी योजनाओं को क्रमबद्धता प्रदान किया जाए जिससे कि लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो जाए। उसी तरह से शैक्षणिक निर्णय करना, नियोजन का ये भी उद्देश्य रहता है कि प्लानिंग बना लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको फॉलो करना, उससे संबंधित सारे निर्णय भी लेना पड़ता है। हमने ये कह दिया कि आगे डॉक्टर बन जाना है, लेकिन उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम उससे संबंधित कि हमें यही कार्य करना है, इसी मार्ग से हमें आगे बढ़ना है, तभी हम आगे जा पाएंगे। कहते हैं ना कि कथनी और करने में फ़र्क होता है, तो हमें करना है, कहना ही नहीं है। तो यह भी हमें नियोजन ही सिखाता है। उसी तरह से थर्ड पॉइंट अगर मैं देखूं तो इसमें कहा है प्रतिफल को अधिकतम करना। प्रतिफल यानी कि जो भी निर्णय, जो हमने प्लानिंग ली है, हम ये चाहेंगे कि उससे हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो अधिकतम हो, कहीं भी हमें एक ऐसा ना लगे कि कहीं तो चूक हो रही है। तो प्रतिफल को अधिकतम करना भी एक शैक्षिक नियोजन का ही उद्देश्य रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा कि किस तरह से हमारी प्लानिंग देखा जाए तो स्वतंत्रता के पश्चात जो भी शैक्षिक परिवेश के जो पॉलिसीज बनी है वो दिन प्रतिदिन एक नए रूप में आ रही है, इसलिए कि हमें और अच्छा उसमें आउटपुट चाहिए। इसी तरह से इसमें कहा है कि शैक्षिक अवसरों को सुनिश्चित करना। डेफिनेटली शैक्षिक नियोजन का ये उद्देश्य ही रहता है कि शिक्षा के परिवेश में जो भी शैक्षणिक अवसर हम दे रहे हैं वो अवसर ऐसा दिया जाए कि हर एक व्यक्ति को उसका फायदा हो। हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ा है तो ज़रूर वो व्यक्ति देश से जुड़ा है, समाज से जुड़ा है। तो इसका उद्देश्य ही ये होता है कि हम ऐसे अवसरों को सुनिश्चित करें जिससे कि सभी प्रभावित हों और उसका लाभ उठा पाएं। इसी प्रकार से शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना। डेफिनेटली गांधी जी की जो बेसिक एजुकेशन की जो पॉलिसी थी वो यही थी कि बच्चा सीखना और सेल्फ डिपेंडेंट बनना, बच्चे को ऐसा कार्य भी आना चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन यापन भी कर सके। तो शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना भी शैक्षिक नियोजन का एक मुख्य उद्देश्य रहता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये बात रहती है कि हम पढ़ाई करते हैं
तो हमें एक अच्छी नौकरी मिले, हमें अच्छी नौकरी मिले तो हम अपने एक अच्छे ओहदे पे रहें। तो यहाँ देखा जाए तो शैक्षिक नियोजन हमें यह भी कहता है कि शिक्षा, जो हमने शिक्षा प्राप्त करी है उसको उत्पादकता से जोड़ पाएं। मूल्यांकन की संरचना तैयार करना कि जो भी हमने शिक्षा ली है उसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो भी एजुकेशन हमने प्राप्त किया है, आज अगर हम देखें तो उसमें हम ये भी सोचते हैं कि आज वाकई में हमने पढ़ाई की थी तो आज इस संबंध में हम डिसीजन ले पा रहे हैं, हम हमारे सामने जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उससे हम किस तरह से निजात पा करके आगे बढ़ पा रहे हैं। तो उसका एक रीज़न अगर हम देखें तो शैक्षिक नियोजन ही हमें यह बताता है कि हमें कैसे मूल्यांकन करना है, किस परिवेश का, किस परिस्थिति का, किस तरह से हमें मूल्यांकन करना और कैसे आगे बढ़ना। अगर शैक्षणिक परिवेश में ही अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि अगर हम ये शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं तो उसका आउटपुट आगे हमको कैसा मिलेगा। तो ये देखा जाए तो शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य जो हैं वो हमेशा यह सिखाते हैं कि हमें किसी भी कार्य को करने के पहले एक अच्छी प्लानिंग करनी ज़रूरी है। इसी तरह से नेक्स्ट मैं देखूं तो कुछ प्रिंसिपल भी निर्धारित किए गए हैं शैक्षिक नियोजन में। बिना प्रिंसिपल के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक सिद्धांत निर्धारित होने चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। एक जब हम सिद्धांतों को देखते हैं उसी के आधार पर अगर हम चलते हैं तो डेफिनेटली हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाते हैं। तो इसमें पहला अगर सिद्धांत है तो वो है आवश्यकता का सिद्धांत। कहा भी गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मनुष्य के सामने जब आवश्यकता पड़ती है तभी वो कुछ खोज करता है। उसका एग्जाम्पल ही है ऑनलाइन क्लास, कि ना तो पैंडेमिक पीरियड आता ना इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ती। तो आवश्यकता जब मनुष्य के सामने आती है कि ये परिस्थितियां और हमें ऐसा आगे बढ़ना है, तो देखा जाए तो हम प्लानिंग भी वैसे ही करने लगते हैं। इसी तरह से दूसरा जो सिद्धांत है वो ये है कि वास्तविकता का सिद्धांत, कि हम कोई भी बनाई और मनगढ़ंत बातों के आधार पर ही कोई कार्य हम नहीं कर देते हैं। हम उसमें वास्तविकता देखते हैं कि वाकई में वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी, फायदेमंद रहेगी और ये आगे भी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये लाभदायक रहेगी, तभी हम उस पर विश्वास करते हैं और कोई कार्य करना चाहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है संसाधनों की दोहन का सिद्धांत, यानी जो हमारे पास संसाधन है उसका एक उचित प्रयोग हम कैसे करेंगे। जो भी हम शिक्षा से संबंधित जो भी पॉलिसी बना रहे हैं या शिक्षा प्रक्रिया के निर्धारण में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे सामने संसाधन क्या हैं और किस तरह के संसाधन हैं, उनका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तभी तो हम कुछ पॉलिसी बना पाएंगे। हम सपने देखें लेकिन सपने को पूरा करने के लिए अगर हमारे पास वो चीज़ें नहीं है तो वो सपने पूरे कैसे होंगे। तो यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि संसाधन का हम उचित प्रयोग करते हुए हम अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए ये निर्धारित किया गया है कि हम संसाधनों का उचित प्रयोग कैसे करेंगे, इस सिद्धांत को भी फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है कि लक्ष्य प्राप्ति का सिद्धांत। डेफिनेटली कोई भी नियोजन बिना किसी लक्ष्य के नहीं निर्धारित होता है, तो लक्ष्यों का निर्धारण भी ज़रूरी है, क्योंकि फला लक्ष्य के लिए हमने अपनी शिक्षा की प्रक्रिया को एक प्रोसेस में डाला है, एक अच्छी प्लानिंग की है, शैक्षिक प्लानिंग की है कि हमें भविष्य में ये बनना है, हमें ये कार्य करना है। इसी तरह से हम देखें तो गुणात्मक सुधार का सिद्धांत, की प्लानिंग अगर बनती है तो हम ये देखते हैं कि उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं, लेकिन ये रहता है कि हाँ इसमें सुधार करके हम आगे चलें, इसको हम और अच्छे से करें। तो देखा जाए तो क्वालिटी में हमेशा सुधार करते हुए आगे बढ़ना ही शैक्षिक नियोजन का ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि दिन प्रतिदिन, अभी अगर हम देखें चाहे शिक्षा की प्रक्रिया हो, मेथड हो, करिकुलम हो, इसमें आप देखेंगे तो गुणात्मक सुधार निरंतर होते ही जा रहे हैं। तो ये हमें शैक्षिक नियोजन ही बताता है कि किसी भी कार्य में हमेशा एक नया पन लाया जाए, तो गुणात्मक सुधार का भी सिद्धांत इसमें फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है कि आर्थिक नियोजन से संबंध का सिद्धांत, यानी कि ये रहता है कि जो शिक्षा से संबंधित जो हम प्लान बना रहे हैं कि शैक्षिक परिवेश में अगर हम कोई पॉलिसी ला रहे हैं तो वो हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कितनी फायदेमंद होगी,
क्योंकि देखिए कोई भी उद्देश्य वहीं पे जा कर के रुक जाएगा जहाँ पे अगर हम देखेंगे कि उसका आउटपुट हमें बहुत अच्छे से नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम ये भी देखते हैं कि अगर हम शिक्षा की प्लानिंग बना रहे हैं, शैक्षिक नियोजन कर रहे हैं, तो हमारा उसे आर्थिक नियोजन कैसे होगा। हम बनना तो चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे एक हम फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं, लेकिन पता चला कि हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि हमने उससे रिलेटेड अगर हमने शिक्षा ग्रहण करी है लेकिन वो हमारी सक्सेस नहीं हुई, तो शायद उसका आउटपुट हमको जब नहीं मिलेगा तो हमारी आर्थिक स्थिति ही सही नहीं हो पाएगी। तो आर्थिक नियोजन से भी संबंधित करके ही हम शिक्षा के नियोजन करते हैं। नेक्स्ट है व्यापकता का सिद्धांत, कि कोई भी कार्य छोटे मोटे स्तर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। शैक्षिक नियोजन हमें यह भी दर्शाता है कि एक व्यापक स्तर पे भी हमें कार्य करना चाहिए, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक बहुत सिद्धांतों के आधार पर ही हम आगे बढ़ पाते हैं, चाहे वो आर्थिक नियोजन हो, चाहे शैक्षिक नियोजन हो। इन सभी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो एक प्रिंसिपल के आधार पर ही हम आगे बढ़ पाते हैं। इसी कड़ी में अगर हम आगे देखें तो शैक्षिक नियोजन का हमारे लिए बहुत महत्व है। बिना किसी उपयोगिता के हम कोई कार्य करते ही नहीं आए हैं। ये मानवीय हमारा व्यवहार है कि हम ये देखते हैं कि हमारे लिए कितना लाभदायक रहेगा और उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि शैक्षिक संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक नियोजन का जो महत्व है वो ऐसे है कि अगर हम किसी शैक्षिक संस्था के लक्ष्य को देख रहे हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि कैसी प्लानिंग की गई है, संस्था को स्थापित कैसे किया गया है, उसमें जो भी मानव संसाधन लगे हैं, जो भी रिसोर्स आए हैं हमारे सामने, और जो भी पॉलिसी आई हैं, जो भी शैक्षणिक प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं, उसमें भी हम ये देखते हैं कि इसका बहुत महत्व है। क्योंकि बिना किसी अच्छे प्लानिंग के, बिना अच्छे सेटअप के कोई भी शैक्षणिक संस्था प्रोग्रेस नहीं कर सकती है, वो सफल नहीं हो सकती है। तो शैक्षणिक संस्था में के लक्ष्यों में भी इसका बहुत महत्व है कि अगर हमने कोई महाविद्यालय स्थापित किया है, अगर वो महाविद्यालय को स्थापित करने के लिए हमने एक अच्छा नियोजन नहीं किया है तो वो कहाँ तक सफल हो पाएगा। इसी तरह से देखें तो संसाधनों के उपयोग में भी इसका बहुत महत्व है कि जो भी संसाधन हमने प्रयोग में लाया है वो संसाधन अगर सही तरीके से हमारे लिए आउटपुट नहीं दे रहे हैं तो हमारे लिए वो फायदे नहीं करेंगे। तो शैक्षिक नियोजन में भी ये रहता है, महत्व है कि हम संसाधनों का उपयुक्त उपयोग करें। अच्छे परिणाम के लिए इसका उपयोग है कि हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो परिणाम हमने सोचा है, जो एक अच्छा प्रतिफल हमने सोचा है, वही प्रतिफल मिले, तब तो हमारे लिए प्लानिंग बहुत अच्छी है, हमारे नियोजन बहुत अच्छे हैं। अगर हमें उसका आउटपुट, जहां हम सोच रहे हैं कि हमें 100% आउटपुट मिले, अगर वहां हमें 10% ही मिलेगा तो हमारे लिए वो उपयोगी नहीं रहेगी। इसी तरह से अगर हम देखें तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसमें एक गतिमानता आ जाती है, एक गति आ जाती है। जब हम देखते हैं कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी, हमने एक जो प्लान बनाया है वो बहुत अच्छे तरीके से चला है और उसमें हमारा जो लक्ष्य मिला है, हमें जो परिणाम मिले हैं वो बिल्कुल 100% मिले हैं, तो हमारे में एक और बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसके आधार पर फिर हम एक और नई प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि हाँ, वाकई में हमने जो कार्य सोचा है और जो हमने प्लान बनाया है वो वाकई में हमको उसका 100% रिजल्ट दे रहा है, तो हम और इसमें आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है। तो शैक्षिक नियोजन देखा जाए तो हर क्षेत्र में, हर एक सोच में समाहित होना चाहिए कि हमें जो भी कार्य करना है उसको एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में करना है, एक अच्छी प्लानिंग के रूप में करना है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसी तरह से देखा जाए तो इसमें यह भी कहा गया कि उत्पादन में परिमाणात्मक वृद्धि होती है। अब अगर किसी शैक्षणिक परिवेश को ना देख करके अगर हम आर्थिक यूनिट में देखें, एक ऐसी संस्था में देखें, एक ऐसी यूनिट में देखें, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या आउटपुट मिल रहा है।
अगर शैक्षणिक परिवेश का मैं उदाहरण लूँ तो हम ये देख रहे हैं कोई शैक्षणिक संस्था है तो महाविद्यालय ही अगर हमने स्थापित किया, वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमने किस तरह का आउटपुट दिया, हमने कितने लोगों को शिक्षित किया, हमने आसपास के वातावरण में कितना तब्दीली लाई है। तो ये सब चीज़ें भी एक प्लानिंग अगर अच्छी रहेगी तभी हो पाएगा। इसी तरह से देखा जाए तो परिवर्तन का मूल्य भी स्पष्ट हो जाता है। संस्था जिस उद्देश्य को लेकर संस्था बनाई गई थी और जिस तरह से हमारे सामने नए नए एक देखा जाए तो एक नया हमारे सामने अगर चुनौती भी आ रही है और उस चुनौती का हम सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें जो तब्दीलियां हम ला रहे हैं वो भी एक नीति का ही परिणाम होता है कि एक नई योजना हम बनाते हैं और उसके आधार पर ही हम आगे चलने लगते हैं। इसी तरह से शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता, मौलिकवादी दृष्टिकोण, इन सभी का विकास, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला कोई कार्य नहीं करता है। वो भी शैक्षणिक परिवेश में देखा जाए या आर्थिक परिवेश में देखा जाए तो कोई भी कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। और जब हम सभी के साथ मिलकर के कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक मौलिकतावादी दृष्टिकोण होता है, क्योंकि हम वहाँ पे देखते हैं कि हमने जो पॉलिसी बनाई है वो हमारे लिए कितनी फायदेमंद हो रही है। हम ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति कौन से धर्म, जाति, संप्रदाय का है या उसके विचार कैसे हैं। हमारे लिए ये रहता है कि हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी तरह से भौतिक समृद्धि सुनिश्चित होती है, क्योंकि जो हमारे सामने है, जिसके लिए हमने प्लान बनाया है, वो जब हमें सफलता दे देती है तो हम ये देखते हैं कि हमारी एक हमारा जो विश्वास स्तर है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से हम ये कहेंगे कि इसमें प्राथमिकताएं भी निश्चित हो जाती हैं कि जिन बातों को हमने सोचा था वाकई में वो सही थी, इसीलिए हम सही तरीके से नियोजन कर पाए और हमें उसमें सफलता मिल पाई। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है तो निर्णय लिए जाते हैं। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि प्लानिंग बनाना ही आसान नहीं है, उस पर सही समय पे सही तरीके से निर्णय लेना भी आता है। तो नियोजन करने के पश्चात ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें निर्णय लेना भी यही सिखाता है, नियोजन ही सिखाता है कि आपने जो प्लान बनाया है उसमें जो चीज़ें सोची है उसके संबंध में आप सही तरीके से निर्णय लें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शैक्षिक नियोजन क्या होता है, किस प्रकार से हम अगर किसी शैक्षिक परिवेश में देखें तो हमारी उपलब्धि जो हमने जो शैक्षणिक परिवेश में जो एक उद्देश्य निर्धारित किया था वो चाहे स्टूडेंट से रिलेटेड हो, चाहे हमारे एम से हो, चाहे अन्य उसको उद्देश्य को लेकर के बनाया हो, तो हम ये देखते हैं कि बिना किसी प्लानिंग के हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी है कि शैक्षणिक परिवेश में अगर हम देखें तो शिक्षा के जो नियोजन निर्धारित किए गए हैं उन नियोजन के लिए ज़रूरी कि एक अच्छी जो प्लानिंग है एक अच्छी प्रक्रिया से गुजरे, और एक अच्छी प्रक्रिया तभी निर्धारित होगी जब उसके उद्देश्य अच्छे होंगे, वो प्रॉपर सिद्धांतों में आगे चलेगा, उसका एक महत्व पूर्ण उसमें निर्णय लिए जाएंगे, तभी हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। थैंक यू।